शहर इक़्तिदार से आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट से पहले एक सिंपल सर्व जारी कर दी जाएगी, लेट्स सी कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रमजान मुबारक में आवाम को सस्ते दामों अशियाए खुरोनोश की फराहमी के लिए पंजाब भर में आज से रमजान बाजार गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशती उसके नुमाइंदे अंजुम सुहेल। जी अंजुम सुहेल, आफसाबाद में कितने रमजान बाजार लगाए गए हैं और इस सिलसिले में मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को रमजान मुबारक के दौरान मियारी और गोश्त की फराहमी के लिए खुसूसी सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। हाफजाबाद में भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से 4 रमजान बाजार लगाए गए हैं। ये रमजान बाजार हाफजाबाद, पिंडी बट्टियाँ, जलालपुर बट्टियाँ और सुखेकी में लगाए गए हैं, जहाँ पे आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियाँ, फ्रूट, गोश्त जो है वो आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों दस्तियाब हैं। इन रमजान बाजारों में फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मार्केट कमेटी की जानिब से फेयर प्राइस शॉप भी कायम की गई हैं, जहाँ पे आटा, सब्जियाँ, फ्रूट जो है वो आम मार्केट और रमजान बाजारों की निस्बत भी सस्ते दामों दस्तियाब है और उन पर खुसूसी सब्सिडी भी दी गई है। मार्केट कमेटी की जानिब से ज़िला इंतजामिया की जानिब से इन रमजान बाजारों में और आम मार्केट में चीज़ों की क्वालिटी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कायम किए गए हैं। जबकि पुलिस की जानिब से इन रमजान बाजारों में सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जहाँ पे इन रमजान बाजारों में आने वाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम आज साहिवाल कूल पावर प्रोजेक्ट के 607 मेगावाट यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। साहिवाल कूल पावर प्रोजेक्ट 607 मेगावाट के 2 प्लांट्स पर मुश्तमिल और 1320 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। प्रोजेक्ट पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तरजीही मंसूबों में शामिल था। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंसूबे का संगे बुनियाद 30 मई 2014 को रखा था। मंसूबे में कोयले से बिजली पैदा करने की जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। कितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, बस पाकिस्तान लोड शेडिंग से पाक हो जाए। बेशक, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद के ट्रायल में तैयबा समेत 4 प्राइवेट गवाहों मारिया, नायला और हुमैरा पर जरा मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर 2 डॉक्टर समेत 5 गवाहों को तलब कर लिया। अदालत में तैयबा से जुराह के तरीक़ाकार पर प्रोसिक्यूशन पर एतराज करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा है कि तैयबा कमसिन और प्रेशर में है, गैर जरूरी अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाला जाए। आइंदा समाअत हफ्ते को होगी और डेफिनेटली प्रेशर में तो होगी वो, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, उसके ऊपर इतनी तरह तरह का तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया है, तो डेफिनेटली प्रेशर बनता है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान रेलवेज की तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। किरायों में कमी का इत्तलाक 1 रमजान मुबारक तक होगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रेलवे खसारे को कम करने के लिए आमदन को बढ़ाया गया है, जबकि रेलवे मुलाजमीन के पे एंड पेंशन में 20 अरब रुपए का इजाफा। क्या बात है जी, किरायों में तो कमी हो गई है, लेकिन रेलवे की पूरी इंतजामिया को भी अगर बेहतर कर दिया जाए और इसको आवाम के लिए बिल्कुल सहूलत बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में फिर लोग PIA से या किसी और एयरलाइन से सफर नहीं करेंगे अगर उनको इंटरनली पाकिस्तान में सफर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन का निजाम जो है गो के किरायों में कमी है, उसको बेहतर भी करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपका दिल अजीब सा होता है। सफाई नहीं है, बुनियादी सहूलतें नहीं है, वॉशरूम इतने हादसा पेश आते हैं, कभी ट्रेन टकरा गई है, कभी पटरी से उतर गई है, तो ये तमाम चीजें अगर आप मैनेज करेंगे साथ साथ किरायों में कमी के, तो डेफिनेटली लोग जो है वो हमारा इवन रेलवे जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। चले लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। अरे यस्टरडे टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करते हैं, जो कि आज की हेडलाइन भी थी कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे ने पनामा केस की तहकीकात करने वाले JIT के 2 मेंबरान पर एतराज उठाया है कि इन दोनों का ताल्लुक किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ से है। पनामा केस में एक नया तनाज़ा सामने आ गया। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें पनामा केस के JIT के 2 मेंबरान पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया है। हुसैन नवाज का कहना है कि मज़कूरा दोनों अरकान का ताल्लुक कहीं न कहीं तहरीक इंसाफ से है।
इसलिए दोनों को कमेटी से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए हुसैन नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और पनामा केस पर अमल दरामद के लिए बनाया गया खुसूसी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। अदालत उज़्मा के बेंच की सरबराही जस्टिस एजाज अफजल कर रहे हैं। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी चल रही हैं आपकी रमजान की तैयारियां? जोरों पर चल रही हैं तब। अच्छा जी, ये है जंग का इदारती नोट है। बड़ा एक अफसोसनाक वाकया जो ट्यूसडे को हुआ कि एक नायब कासिद इंटीरियर मिनिस्ट्री का उसने खुदकुशी कर ली, मोहम्मद इकबाल ने, 59 साल। इनके बारे में कहा जाता है, ये इदारती नोट आया कि बाप की मौत बेटे की मुलाजमत की शर्त। मोहम्मद इकबाल 4 माह से बीमार थे और वो कासिर थे जॉब करने से, तो उन्होंने उसके बाद उनकी पेंशन में, उनकी रिटायरमेंट में भी 6-7 महीने बाकी थे, तो वो अपने बेटे को साथ लेके वजारत दाखिला गए, बिल्डिंग गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जॉब करने से, मुलाजमत करने से कासिर हूँ, मेरी जो 1 साल की पेंशन जो है उससे पहले मुझे 1 साल की रुख्सत पे भेज दिया जाए और मेरे बेटे को मुलाजमत दे दी जाए। तो वहाँ से अफसरान बाला ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, शर्त यह है कि आपके बेटे की वाहिद शर्त यह है मुलाजमत की कि आप इंतकाल कर जाएं दौरान मुलाजमत। मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे को वहीं छोड़ा और वो इमारत पे चढ़े, 6ठी मंजिल से छलांग मारी, वहीं पर खुदकुशी कर ली और उन्होंने उस शर्त को पूरा कर दिया जो हमारे निज़ाम ने एक बेटे की मुलाजमत के लिए बाप की मौत पर लगाई थी। तो ये एक बड़ा अंधोनाक वाक़या है, ये हमारे समाज पर भी, हमारे माशरे पर की जो हमारे इतना ट्रेजिक वाकया है कि मतलब एक बाप ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसकी जगह उसके बेटे को मुलाजमत मिल जाए। मतलब सवालिया निशान है इदारों की कारकर्दगी पे, सवालिया निशान है इदारों की पॉलिसीज पे कि जब आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं या सरकारी एम्प्लॉय रखें, व्हाटएवर, कम से कम आप उनको इतना कंफर्ट जोन दें कि वो अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार सकें। और अगर नहीं देते हैं तो इस तरह के कम से कम सख्त अल्फाज तो ना कहें कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, अगर आपकी पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप उनको बातों के जरिए, कम से कम आप उनकी काउंसलिंग के जरिए उनके मसाइल को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं सबा, यही है हमारे माशरे का मसला, यही तो है कि हम एक इन्हबात का शिकार है, पाताल में जा रहे हैं, गहराइयों में, पस्ती में जा रहे हैं हम। लेकिन ना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज हम देख रहे थे, मैं भी मीडिया में खबर में ये पढ़ रहा था इदारती नोट, तो साथ में हाईलाइट हो रहे थे टिकर्स के शहबाज शरीफ साहब कौम को मुबारकबाद दे रहे थे थर कोल के हवाले से, जो साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है कि वज़ीर आज़म 1320 मेगावाट प्रोजेक्ट इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कौम के लिए खुशखबरी है, हम अंधेरों से निकाल दिए, लेकिन गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर भी गौर देना चाहिए। माएँ खुदकुशी कर रही हैं, ये वाहिद वाक़या नहीं है। लाहौर में हमने देखा था, ईसा नगरी में माँ ने अपने बच्चों को पानी के टब में डबो के खुदकुशी कर ली थी। माँ कैसे बच्चों को मार सकती हैं? हाँ। ये तो सोचने के बाद है कि माशरे के हम किस रुख पर जा रहे हैं। हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। पॉवर्टी रेट 40% है हमारे, हर कहते हैं 10 में से 4 अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो है। तो ये क्या कर रही है, माशी इंडिकेटर्स हमारे ऊपर जा रहे हैं और हमारे जिंदगी की जो वो है इंडिकेटर्स वो नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नफीस साहब, और सब कुछ फिर डेफिनेटली वहीं पर इवॉल्व करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा है और अगर आपने अपना घर बार चलाना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा करेगा और किसी ना किसी हाल में तो आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे कि अभी बात की हमने कि पॉलिसीज हमारी इदारों की इस तरह की है और कुछ इदारों की नाअहली के हवाले से भी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अभी हमने देखा रिसेंटली कराची में समंदर के ऊपर जो वाकयात पेश हुआ आए, 12 अफराद जो हैं वो वहां पर अपने लुक़मा अजल बन गए और हमने देखा कि समंदर ने उन्हें निगल लिया। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल के बाद बजाय वहां पर गार्ड्स लगाने के, आपने 6 माह के लिए वहां पर नहाना ही बंद कर दिया कि लोग समंदर जो है वो अब समंदर में आप नहा नहीं सकते। तो ये आप देखें कि किस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है। वैसे ही यहाँ पर मुकामात कोई है नहीं। बिल्कुल सही कह रही है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हमारे पास पहले से ही उनका फुकदान है। आप तफरी के मौके क्या हैं आप आवाम के पास, और ये समंदर पे जाने का, इसमें आपने क्या किया कि नाअहली ये है कि गवर्नमेंट, ये पहले भी हुआ है, हमने देखा था कि जुलाई में 2015 में या 14 में ये हुआ था कि ईद उल फितर के दौरान आपने देखा था कि 24 बंदे जो है नहाते हुए डूब गए थे। फिर हमने इसी तरह की सेक्शन लगाई थी, उसके बावजूद हम बात होती रही थी। लाइफ गार्ड्स आपके पास नहीं है, नॉन गवर्नमेंट उस पर आपने काम किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इन अवाम की हिफाजत करे। ये कि अवाम के हुकूक को सुल्ब कर दिया जाए आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए 6 माह की पाबंदी लगाना
सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं। आपको लॉन्ग टर्म। अच्छा नफीस नईम साहब, यही जो सीवीयू पे वाकयात होते हैं, जितने भी वाकयात होते हैं, चले जी जब सीजन नहीं है तो समझ में आता है कि जी सर्दियों के दिनों में लोग वैसे ही नहीं जाते, पिकनिक से भी अवॉइड करते हैं कि जी पानी ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है कि आवाम के लिए एक सस्ती, अच्छी और हेल्दी तफरी भी यही है कि वो सीवीयू की तरफ चले जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिलीज के साथ जाएं। तब तो वहां पर कुछ उनको, अगर आप पूरे सीवीयू को कवर अप नहीं कर सकते हैं तो पूरे सीवीयू पे पाबंदी लगाने से बेहतर बात ये होती है कि आप उसका कुछ हिस्सा आवाम के लिए खोल दें और वहाँ एटलीस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगा दिए जाए, पुलिस कंट्रोल करे, आप वहाँ गार्ड्स बल्कि रखें। फिर ये है कि यह भी तहकीक करने की जरूरत है कि इदारती नोट भी ये कहते हैं कि हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही है उसके खिलाफ वहाँ जो क्यों जो है वो साहिल जो है हमारे ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, इसकी भी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आवाम को बहरहाल इस एक्सेस देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करनी चाहिए हिफाजत के साथ। बिल्कुल साहब, ये स्टडी भी बड़ी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ साथ हम अगर बात करें इसी सबकी सिचुएशन की तो एक तरफ आवाम के अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट करने की बड़ी जरूरत है, जो समंदर में तफरीह करने जाते हैं और पानी की लहरों में ही खो जाते हैं, इस तरह के वाकयात। और हम देख रहे हैं कि 12 जाने बहुत बड़ी तादाद है ये, 3 दिन के अंदर 2 दर्जन अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं 3 दिन में। अजीब सी रेसिंग होती है ना कि वो हम ज्यादा दूर तक जाएंगे, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, या मतलब आप देख रहे हो जो अभी हम साइंस पे हमने वाकया किया ना कि जो बच्चे डूब रहे थे तो लोग देख रहे थे, क्या हॉरिफिक सीन होगा कि लोग डूबते हुए देख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि बचाओ, कोई भी नोबडी वाज देयर टू सेव देम। तो ये बहुत बड़ी क्या बात है कि हमें मालूम है कि ऐसे वाकयात हैं, लोग जाएंगे पब्लिक, तो वहाँ हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि, और ये भी अनम की बात सही है कि साइन होने के बावजूद लोगों के में जो ना अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की, क्योंकि वो साइन होने के बावजूद जो है वो अपने आप को जो है ना वो मुश्किल में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, ये खतरनाक है। जी बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ थे और दोहा मेदारियों पर हमने बातचीत की है, और स्पेशल कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर जो है वो हम हर शख्स को अपने बिहाफ पर जरूर लेने चाहिए। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना चाहिए ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस बारे में भी हमें होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करते वक्त बिल्कुल खो नहीं जाना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि निजी पानी कितना है, क्या सिचुएशन है, और स्पेशली मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा हादसे पेश आते हैं। खैर गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को तहफ़ दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस के दरमियान वेटिकन सिटी में मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी अहलिया, बेटी और दामाद के हमरा मुलाकात के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पोप को मार्टिन लूथर किंग की किताब तोहफे में दी। जबकि पोप फ्रांसिस ने अमन के आलमी दिन के मौके पर दिए गए अपने पैगाम की नकल और 3 अहम तहरीरें अमरीकी सदर को बतौर तोहफा पेश की। इससे पहले पोप ने तारकीने वतन से मुतालिक बयान पर ट्रंप पर तनकीद भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप इटली के बाद ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और नेटो हुकाम से मुलाकातें करेंगे। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आपको बताएं कि अमरीकी सदर और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप के दरमियान आजकल ताल्लुकात शायद कुछ कशीदा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूम पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए भी मेलानिया का हाथ थामना चाहा तो अमरीकी खातून अव्वल ने उनका हाथ झटक दिया और अपनी जुल्फें संवारने लगी। 2 रोज कबल इसराइल में भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया के हाथ को थामने की कोशिश की तो उन्हें मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। और ऐसा क्यों हो रहा है ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं। और सीरीज आ रही है और लेट्स सी कि ये कितनी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे हैं आप सुपर हीरो फैन? नहीं चलें फिर मेरा ख्याल है हम लोग तो नहीं जा रहे। मैं बहुत ज्यादा फिक्टिशियस चीजों के ऊपर नहीं जाती हूँ, बिल्कुल हाँ एक विजुअलाइज करके और क्रिएट करके नहीं, बिल्कुल ट्रू स्टोरीज होती हैं, आई लाइक दैट।
चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज कुछ बच्चों की सेहत के हवाले से बात की जाएगी और थैलेसीमिया की कुछ बात करते हैं कि थैलेसीमिया खून की एक जो बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। कहते हैं कि औलाद माँ बाप के जिस्म का ही हिस्सा होते हैं, तो ये वालिदैन किस तरह से इस तकलीफ को सह रहे होंगे जिनके बच्चे थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला है, तो वही जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा ही एक बच्चा अतीकुर रहमान भी है जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला है। अतीकुर रहमान का इलाज कहाँ और कैसे हो रहा है, आइए इस बच्चे की जुबान भी सुनते हैं। मैं पहले पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ता हूँ। शौक है मगर इलाज चल रहा है। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मुझे थैलेसीमिया बीमारी और रिहाइश है। अब जो वालिद लोडिंग का काम करता है और मेरा इलाज आगा खान हॉस्पिटल से होता है, बिल्कुल वेलफेयर में होता है। मुझे खून भी लगता है मगर मुझे तकलीफ होता था दिल का, दिल में धड़कन तेज होता था। तो मुझे डॉक्टर अपना जो फातिमी थे उन्होंने लेटर दिया डॉक्टर बाबर का, इधर आया, इन्होंने मेरा अच्छा खिदमत किया। वेलफेयर नहीं होता तो बहुत मुश्किल था। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अस्पताल को इन मरीजों के लिए पैसे देते हैं। अल्लाह उनको दोनों जहानों की कामयाबी अता करे। तो आपने अतीकुर रहमान की बातें सुनी और किस तरीके से इस बच्चे ने बताया कि डॉक्टर बाबर इसका इलाज कर रहे हैं। और अनम, मैं कहती हूँ अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को और ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से वो कह रहा है कि वेलफेयर नहीं होता तो मेरा इलाज मुमकिन नहीं था। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों की मदद करें जो कि बिल्कुल भी एबल नहीं है कि वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर सकें। गुड मॉर्निंग, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जैसा कि आपको हमने बताया कि 2 वीक से हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, तो आज भी डेफिनेटली हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे वो है थैलेसीमिया के हवाले से। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अल्ताफ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी की और हेमेटोलॉजिस्ट भी। अच्छा, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। हमें आपको यहाँ पर पाकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पिछले काफी हफ्तों से हम लोग खुद आगा खान जा रहे हैं और वहाँ हमने डॉक्टर से बातचीत किया। और मेरा ख्याल है कि वो तमाम सेशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी हमारे लोग जो है उससे काफी कुछ सीख पाएंगे। थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही है डॉक्टर सदफ, तो एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है ये डेफिनेटली जो कि लोगों को इस बारे में अवेयर करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनहेरिटेड होता है, माँ बाप में से किसी को भी हो तो फिर आपके आगे जो औलाद है वो इससे सफर करती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या रेशो है, ईयरली अगर हम बात करें तो कितने बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं? जी, सो थैलेसीमिया एक मौरूसी या इनहेरिटेड बीमारी है। एक्चुअली ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है, जिसका मेजर चंक जो है वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, यानी कि एशिया के कॉन्टिनेंट को अगर आप ले लें तो मिडिल ईस्ट में भी है, टर्की में भी है, इटली में भी है। तो यूरोप में ये पर्टिकुलर पॉपुलेशंस हैं, और एशिया में इंडिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसको एक एज आई सेड के इनहेरिटेड या मौरूसी बीमारी, तो इसके होने के लिए ये ज़रूरी है कि माँ और बाप दोनों के अंदर इसकी जीन्स मौजूद हों। और मैं बात कर रही हूँ थैलेसीमिया मेजर की, यानी कि वो वाली चीज जो कि बच्चों में मसला पैदा करती है। थैलेसीमिया माइनर वो होता है जो कि सिर्फ माँ या बाप कैरियर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर इसकी सिर्फ एक एक जीन मौजूद होती है। और जब वो दोनों जीन्स मिल जाती हैं तो वो थैलेसीमिया मेजर की फॉर्म में बच्चों में आती हैं। ठीक, अच्छा, डेफिनेटली थैलेसीमिया मेजर माइनर के बारे में तो आपने बताया कि मेजर जो है वो ज़्यादा सीवियर होता है और उसका इलाज करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अच्छा, थैलेसीमिया के शिकार पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं, उसकी वजह जो है इंटर मैरिजेस भी हैं और दूसरे कॉजेज़ भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि थैलेसीमिया किस हद तक क्योरेबल है, इसमें किस हद तक हम इलाज करके जो है वो सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन होती है जो कि बहुत रेयर है और बहुत कम लोग उस तरह का डोनर मैच कर
पाते हैं। इस हवाले से भी कुछ बताइए। अच्छा, सो देखिए, थैलेसीमिया एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, यानी कि सारी जिंदगी के लिए ये बीमारी रहती है। क्योंकि जब माँ बाप मेरे पास आते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या ये बीमारी चली जाएगी। तो ये बीमारी कभी भी जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये आपके अल्लाह मियाँ ने आपके नेचर में के हिस्से को बना दिया है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मैनेजमेंट पे जब हम आते हैं, ये थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जो हैं वो खून लगाए हुए बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर उनको वक्त पे यानी कि रेगुलरली खून ना लगाया जाए। अच्छा, जो थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है हमारे पूरे मुल्क में, जो मैनेजमेंट होती है थैलेसीमिया की, वो इस तरह से होती है कि लोग सिर्फ खून तो लगवा लेते हैं, वो समझते हैं कि वो थैलेसीमिया का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ खून लगाना जो है इसका इलाज नहीं है। खून लगाने की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको के दवाइयों के जरिए से मैनेज किया जाता है, मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स के थ्रू इसको मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि थैलेसीमिया, जैसे कि आपने कहा कि इनहेरिटेड एक डिजीज है, तो आप क्या बाय बर्थ या बिफोर बर्थ भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो बेबी होने वाला है वो इस चीज का शिकार हो सकता है? क्या ये पहले आइडेंटिफाई हो सकती है? और दूसरी चीज ये आपने जैसे कि बात की है कि हम सिर्फ ब्लड जो डिफ्यूजन है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसके अलावा हमारे पास मजीद कुछ मेडिकेशन होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो कुछ पॉसिबल सर्जरीज भी हैं थैलेसीमिया के लिए, जिसमें आपका जो स्लैम होता है या फिर गॉल ब्लैडर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस टाइप की भी कोई अगर पॉसिबल सर्जरीज हैं तो ये भी बताइएगा। ठीक है, तो आपके सवाल के कई हिस्से हैं, मैं थोड़े थोड़े हिस्सों को जो है वो एड्रेस करती हूँ। तो आई थिंक आपका पहला सवाल ये था, क्या पहला सवाल था कि ये बिफोर बर्थ भी आइडेंटिफाई हो सकता है? बिफोर बर्थ, ओके। सो देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। एक तो ये कि अगर आपकी फैमिली में एक बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका है जिसको कि थैलेसीमिया मेजर है, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग की जाए, ठीक है। और भाई बहन हैं उनकी भी टेस्ट करके ये पता कर लिया जाए कि क्या वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर वो थैलेसीमिया माइनर है तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी शादी से पहले उनके पार्टनर को चेक किया जाए कि वो भी थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, क्योंकि जब दो थैलेसीमिया माइनर्स की शादी होती है उसके बाद थैलेसीमिया मेजर जो है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सवाल था कि बर्थ से पहले और क्या तरीका है कि पता किया जा सके। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है, शुरू के जो महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, तकरीबन समझिए कि आप चौथे महीने से तीसरे चौथे महीने से ऑनवर्ड्स एक छोटा सा हमारे पास विंडो होता है, जबकि एक टेस्ट जो कि प्री नेटल टेस्टिंग कहलाती है, करके ये पता किया जा सकता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। तो ये टेस्ट मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान में, और हमारे कई मरीज हैं जिनका हम ये टेस्ट करवाते हैं ताकि उन माँ बाप को ये पता चल जाए कि उनके आइंदा आने वाले बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रीनेटल जो है वो स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होता है जिससे पता लग जाता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम थैलेसीमिया को अर्ली डायग्नोस लें तो क्या हम इसको मुकम्मल इसका इलाज कर सकते हैं, इससे हम मुकम्मल निजात पा सकते हैं कि नहीं? जी, देखिए, अगर प्रीनेटल टेस्ट करके आपने पता कर लिया है तो दैट मीन्स कि उस बच्चे को तो ऑलरेडी थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। इसका अगेन एक ही हल है कि एक थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का लाइफ लॉन्ग जो उसकी केयर है वो माँ बाप के लिए एक बच्चा संभालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। हमारे उलमा ने इसके बारे में फतवा भी दिया हुआ है कि अगर इस कंडीशन का अगर आपको पता चल जाए और आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करना चाहें तो ये कम्प्लीटली जायज है और ये करना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इलाज के बारे में बात करते हैं थैलेसीमिया के, और मैंने आपसे शुरू में भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आपने भी मेंशन किया था, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का तरीका ये है कि इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे कि जो मरीज है उसके स्टेम सेल्स या उसके खून के सेल्स को एक हेल्दी पर्सन के स्टेम सेल से चेंज कर लिया जाए, ठीक है। ये इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस आपका प्रोसीजर है जो आपको बार-बार करवाना है? नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर, इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर। ओके। अच्छा डॉक्टर सदफ, ये बताएगा कि अगर हम बात करें ओवरऑल थैलेसीमिया की, तो इसका लॉन्ग टर्म अगर आउटलुक की बात करें, जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल कितना सफर होता है, किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि एक लॉन्ग लाइफ डिजीज है, आपके साथ ही रहती है, ऐसे लोगों के लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए,
बड़ी कमिटमेंट चाहिए, माँ बाप को बहुत टाइम स्पेंड करता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि मंथली खून तो उनको लग रहा होता है। 2 साल की उम्र से उनको दवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर के मरीजों को होती हैं। सो इन मरीजों को मैनेज करना जो है इस एक तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मिल के इन बच्चों को देखना होता है। दिल के अमराज होते हैं इन बच्चों को, हार्मोन्स के अमराज होते हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज होते हैं, ग्रोथ के इश्यूज होते हैं। तो वक्त के साथ साथ चूंकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में अब जान चुके हैं, तो इन बच्चों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, 30 से 40 साल की उम्र तक ये बच्चे भी बाहर के मुल्कों में तो बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, हमारे मुल्क में इतनी आसान ये बच्चे उस उम्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि थैलेसीमिया के शिकार जो भी बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल के दिल के अमराज हैं, या फिर उनको एंजाइटी हो रही है, या फिर उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब थैलेसीमिया का बच्चा आकर एडमिट होता है या ट्रीटमेंट आप लोग उसका कर रहे होते हैं, तो पहले उसके ओवरऑल सारे टेस्ट कर लेते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर 1 बाय 1 करके काम करते हैं? अलग अलग डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं या एक ही थैलेसीमिया का जो डॉक्टर है वो बच्चे को देख रहा होता है? तो देखिए, थैलेसीमिया का जो मेन डॉक्टर है वो तो हीमेटोलॉजिस्ट या खून का डॉक्टर होता है, ठीक है। फिर जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिस तरह के हम आगा खान में भी मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं बच्चों के खून की डॉक्टर हूँ, तो हमारे पास बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के इन्फेक्शियस डिजीज वाले डॉक्टर भी हैं, क्योंकि खून लगने की वजह से इन बच्चों में HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के मसले भी हो रहे होते हैं। तो प्राइमरी कोऑर्डिनेटर हीमेटोलॉजिस्ट होता है जो कि इन सारे डॉक्टर्स को जोड़ के रखता है इन बच्चों की केयर के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी हमने बात की, सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से इनहेरिट होता है, ये तो सब चीज़ें हमने बात की है। लेकिन जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उन्हें स्पेशल लव और केयर भी चाहिए होता है ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। एक तो हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल रुझान हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो वैसे ही उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उस तरह से उन्हें केयर नहीं दे पाते। पहली चीज़ तो ये इस पर बात करना चाहूँगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं ये देखूँ कि ब्लड डिफ्यूजन क्योंकि बड़ा ही फ्रीक्वेंटली आपको करवाना पड़ता है, तो ऐसे में हमारे पाकिस्तान में लोग कितना ऑप्ट करते हैं ब्लड डोनेशन में? ब्लड डोनर्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? जी, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक एस्पेक्ट यहाँ पे लाया, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनकी ग्रोथ आम बच्चों जैसी नहीं होती। इन बच्चों की यूजुअली हाइट्स बहुत शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत जाहिर है कि अपने अपीयरेंस की वजह से थोड़े कॉन्शियस भी होते हैं, तो दे नीड अ लॉट ऑफ साइको सोशल सपोर्ट, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट भी उस टीम का हिस्सा होता है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में हिस्सा लेते हैं इन बच्चों की केयर के लिए। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इन बच्चों को वो तकरीबन हर 3 से 4 हफ्ते पे हो रही होती है। ज़्यादातर ये जो फैमिलीज होती हैं, यूजुअली इनके अपने फैमिली वाले जो हैं वो डोनर आइडेंटिफाई करके रखते हैं, बिकॉज दुनिया भर में ब्लड बैंक्स इसी तरह काम कर सकते हैं कि जहां वो मरीज को खून देंगे किसी को जाके खून देना पड़ेगा। सो ये एक चैलेंज है और रियल चैलेंज है इन फैमिलीज के लिए टू ब्रिंग डोनर्स, ताकि वो ब्लड बैंक से उनको रेगुलरली खून मिलता रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि पता नहीं हम ब्लड देंगे तो हमें शायद कोई वीकनेस हो जाएगी। इस हवाले से भी लोगों को थोड़ा महीने में, क्योंकि लोग बिल्कुल भी उस महीने में खून नहीं देते, तो हमारे पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल हो रही होती है। एक हेल्दी इंसान जितना अमाउंट खून का दे रहा होता है उतना ही खून उनकी बॉडी में बहुत जल्दी बन जाता है, तो कोई इससे कमजोरी नहीं होती, उनकी सेहत पे कोई नेगेटिव असरात नहीं होते। तो ये बड़ी मेरी एक अपील है कि रमजान के महीने में भी प्लीज कंटिन्यू टू डोनेट बिकॉज आवर पेशेंट्स नीड ब्लड। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके ट्रीटमेंट का। तो जब ये बच्चे ट्रीटमेंट करा के घर चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जी अब कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, जब ब्लड डिफ्यूजन का टाइम आएगा तो फिर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो उस टाइम पर फैमिलीज को क्या किरदार अदा करना चाहिए ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के लिए? क्या ऐसे बच्चों को रेगुलर तौर पर स्कूल भेजा जा सकता है? क्या ऐसे बच्चे हर चीज में प्रॉपर होते हैं, एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में? जी, सो देखिए,
कॉग्निटिवली या जहनी तौर पे उनमें कोई मसला नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ये बच्चे, तो रेगुलर स्कूल में इनको बिल्कुल जाना चाहिए, कोई उनके ऊपर ममानियत नहीं है कि वो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, हेल्थ इश्यूज इनके बहुत सारे हैं, लेकिन अगेन जो बच्चे प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं उनकी ग्रोथ भी ऐसी होती है कि वो अपने पीयर्स के साथ बिल्कुल खेल सकते हैं, उनके साथ चीजें जो है कर सकते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक थोड़ा सा मसला ये होता है थैलेसीमिया के बच्चों में कि उनकी तिल्ली या स्प्लीन बढ़ जाती है। ठीक है, सो अगेन if it is properly managed then even that complication can be controlled। बट मैं यही चीज आपसे मैंने पूछी थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या ऐसी कोई पॉसिबल सर्जरीज हैं जिसके थ्रू आप इसको रिमूव करा सकते हैं? ये सर्जरीज भी होती हैं इस तरह की, इसके भी बताइए। सो 2 कॉमन सर्जरीज जो कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चों में हो सकती हैं, उसमें एक तो तिल्ली की रिमूवल की सर्जरी और दूसरी जो है उनमें गॉल स्टोन जिस तरह आपने मेंशन किया था या पित्ते के अंदर पथरी। तो ये 2 सर्जरीज हैं जो कि होती हैं इन बच्चों में या करवानी पड़ती हैं, एंड यूजुअली दे रिकवर फ्रॉम इट प्रिटी क्विकली। तो एक ये 1 टाइम सर्जरीज होती हैं। अच्छा, सर्जरीज भी होती रहती हैं। अच्छा, जो थैलेसीमिया के ओवरऑल जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं या जितनी भी फैमिलीज होती हैं, अब जाहिर सी बात है अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर वो इनहेरिटेड है तो वो डेफिनेटली बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार है। अगर किसी के अंदर थैलेसीमिया माइनर है तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी तो नहीं करेगा। तो जिसको थैलेसीमिया माइनर है, क्या उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्या उसको भी उतनी ही केयर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। थैलेसीमिया माइनर के मरीज क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई कमी या बीमारी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम जब होता है जब उनकी शादी या वो उनका बच्चा ऐसे पार्टनर से हो जिसको कि थैलेसीमिया माइनर है। तो माइनर देमसेल्व्स आर कंप्लीटली हेल्दी, दे हैव नो कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो वो कहते हैं ओह मुझे तो थैलेसीमिया माइनर है, अब क्या होगा? तो बस उसका यही है कि कंट्रोल करने का बहुत एक इम्पोर्टेंट सोशल एस्पेक्ट से पॉइंट रेज किया है, बिकॉज मेरे पास फैमिलीज आती हैं कि लड़कियां जो थैलेसीमिया माइनर की कैरियर्स होती हैं, जब वो उनके रिश्ते आते हैं और अगर वो बता देते हैं तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत जरूरी है कि एक थैलेसीमिया माइनर का इंसान कंप्लीटली हेल्दी इंसान है, उससे शादी करके किसी की सेहत पे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना उनकी सेहत पे कोई नुकसान होगा। तो बराए मेहरबानी उन लोगों से शादियां करते हैं। बिल्कुल अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका जो आपने रेज भी किया है। अच्छा डॉक्टर, ये बात मैं जरूर जानना चाहूंगी बिकॉज ओवरऑल आप एक ब्लड जो है डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जब ब्लड डोनेशन की बात आती है, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो है। ऐसे मरीजों के लिए कोई किसी तरह की कंपल्शन होती है कि इन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, या फिर डेफिनेटली वो तो पहले चेकअप होता है, लेकिन जिस शख्स को कॉन्टिन्यूस इस चीज़ की प्रॉब्लम है या फिर वो इनके लिए मेडिकेशंस को यूज़ कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं? देखिए, ब्लड बैंक के पास अपनी एक लिस्ट है, ठीक है, बीमारियों की, तो वो आपसे खुद ही ब्लड नहीं लेंगे अगर आप मेडिकली फिट नहीं है। किडनी प्रॉब्लम है आपको, लिवर प्रॉब्लम है आपको, कोई और प्रॉब्लम है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डोनेटिंग ब्लड। तो ब्लड बैंक कभी भी आपको बेवकूफ बना के ब्लड नहीं लेगा, स्पेशली कि अगर आपको कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन या कोई बीमारी चल रही है। बिल्कुल ठीक है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये ना सोचें कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंक का अपना एक चेक एंड बैलेंस प्रोसेस है। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वो आपसे ब्लड नहीं लेंगे। डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे थैलेसीमिया के ऊपर बात की। और थैलेसीमिया के हवाले से यूजुअली जिन बच्चों में ये थैलेसीमिया होता है, यूजुअली उनकी फैमिलीज और उनके रिलेटिव्स में जो है बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होती है, और इस तरह से फिर वो उन लोगों की जिंदगी भी अजीरन कर देते हैं जिनको थैलेसीमिया माइनर होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहबा ने बताया कि थैलेसीमिया माइनर के शिकार जितने भी पेशेंट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं तब तक कि वो किसी और थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तमाम सिचुएशन में जैसे कि उन्होंने कहा है कि रमजान आ रहा है और ब्लड बैंक में ब्लड बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ब्लड को डोनेट कीजिए। और ये मंथ भी ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस देने चाहिए। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, क्योंकि सेहत के हवाले से बात हो रही है तो इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर सदफ मौजूद थी, तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम खाने पीने की जानिब बढ़ जाते हैं। और खाने पीने बीच में कहाँ से आ गया? खाना पीना बीच में अचानक से आ जाता है, क्योंकि अगर हेल्दी गुफ्तगू करनी है तो हेल्दी रेसिपी तो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, चले बढ़ते हैं रैपिड रेसिपी की जानिब।
गार्लिक वेजी नूडल्स देखिए आपने किस तरह से बने। और अभी मैं यही बात कर रही थी कि जनाब जब आप कभी इस तरह की रेसिपीज घर में ट्राई करते हो ना तो फिर वाकई में पता चलता है। मेरा ख्याल है कि इफ्तार आगे आ रहा है तो आप लोगों के लिए रेसिपीज बड़ी ज्यादा हेल्पफुल भी होगी। इफ्तार में ये बड़ी स्पाइसी भी लगेगी, मजे की अच्छी लगती है। मैं तो बड़े शौक से स्पेशली नूडल्स बनवा के खाती हूँ क्योंकि नूडल्स मेरे भी बहुत फेवरेट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपने मिस कर दिया तो बिल्कुल आप फेसबुक से रेसिपी को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज चूंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से ही, तो बच्चों का एक और अहम मसला जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर नौरीन मुश्ताक से, वो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, इससे उनका ताल्लुक है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से ही। तो यहीं की जाने पड़ेंगे और जानेंगे कि बच्चों में ट्यूमर्स एंड ब्लड कैंसर्स की रेशो इस वक्त क्या है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बच्चों में अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरे दुनिया में हमारे पास कोई इतना स्पेसिफिक डेटा नहीं है, बट पाकिस्तान में शायद 1000 से 1200 के करीब न्यू केसेस हर साल डायग्नोस होते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें सो 15 से 16,000 तकरीबन। एंड अगर हम बात करें सबसे कॉमन कैंसर की या मेलिग्नेंसी की या ट्यूमर की तो वो है ल्यूकीमियाज, जिसको हम आम जबान में खून का सरतान कहते हैं, और एक्यूट ल्यूकीमियाज हम अपनी जबान में कहते हैं। और सबसे कॉमन उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, राइट। सो ये तो हो गया खून का सरतान। इसके बाद अगर आप सॉलिड ट्यूमर की बात करें, सॉलिड ट्यूमर्स ये होते हैं कि किसी ऑर्गन यानी किसी आपके जैसे लंग्स हैं, दिमाग है या किडनीज हैं, उनके कैंसर्स। तो सबसे कॉमन जो बच्चों में फर्स्ट मोस्ट कॉमन है वो है ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम किड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, और ब्रेन ट्यूमर इट्स नॉट अ इजी केस टू डिटेक्ट और टू ट्रीट द पीपल। जो बच्चे ब्रेन ट्यूमर के शिकार हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से पता चलता है पेरेंट्स को भी, उनके घर में भी, उनको खुद भी कि जी ये इनके साथ प्रॉब्लम है, और फिर जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो फिर डॉक्टर कैसे क्या टेस्ट देते हैं उनको, कैसे साइन सिम्टम्स से अंदाजा लगाते हैं? एक ये मसला है वर्ल्ड वाइड भी और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा कि जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो बहुत डिलेड डायग्नोसिस के साथ आते हैं, और उस डिले डायग्नोसिस की वजह से दे हैव मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, लेकिन अगर हम वैसे ही इन जनरल बात करें तो एज के हिसाब से डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। छोटे बच्चे अगर होंगे जिनका जो आप कहते हैं ये जो तालू होता है नरम सा, वो अगर खुला हुआ होता है, उनके सिम्टम्स आर टोटली डिफरेंट देन द सिम्टम्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के। सो छोटे बच्चों में ज़्यादातर आपको उल्टियाँ, इरिटेबिलिटी यानी कि वो चुप नहीं होते, एक्सेसिव क्राई रोते रहते हैं, झटके पड़ सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा होता या सुनाई नहीं दे रहा होता, इस तरह के सिम्टम्स के साथ बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। या सर बड़ा होता है। अच्छा। यानी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बट उनका सर बड़ा है। अच्छा। और वो हाइड्रोसेफेलस का जो है वो एक डायग्नोसिस आ रहा है, लेकिन जब आप MRI कराते हैं या स्कैन्स कराते हैं तो आपको पता चलता है कि अंदर कुछ बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर नौरीन ये भी बताइएगा कि हम क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बात करें और समटाइम्स ये होता है कि आपका ब्रेन ट्यूमर जो है वो पहले तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन ग्रेजुअली एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता चला जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी मजीद बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल इसकी स्टेजिंग के हवाले से बताइएगा कि कितने स्टेज में ये बढ़ता है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज जो है वो इसकी कौन सी है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसमें ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। सो होने को तो आप एक टर्म कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर्स, सो देयर आर लाइक 200-300 ब्रेन ट्यूमर्स इवन इन चिल्ड्रन। सो डिपेंड करता है डिफरेंट साइट पे, यानी वो किस जगह है दिमाग की और कौन सा है। सो देयर आर लो ग्रेड यानी बहुत स्लो बढ़ते हैं, या उनको आप दूसरी टर्म में रसौलियां भी कहते हैं, आप उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर्स नहीं कहते। उनके सिम्टम्स और उनकी बढ़ोतरी ट्यूमर बढ़ने की वो बहुत स्लो होती है। और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो मेलिग्नेंट होते हैं, जो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा है, जैसे GBMs है, जैसे पॉन्स एक हमारी जगह है जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन यानी सांस और हमारी हार्ट इफेक्ट होता है, वो एरिया उसके ट्यूमर्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। उनके सिम्टम्स आपको दिनों, हफ्तों या महीनों के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, जो पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चे डिले ट्यूमर के साथ आते हैं, जिनका ट्यूमर इतना ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करता, तो डेफिनेटली उन्हें पता भी जल्दी नहीं चलता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो किस तरीके से फिर अपने आप को डिटेक्ट करें, उनकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगी, वो किस तरीके से जज करें कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर उनको फिर किस तरीके से ट्रीट करें? देखिए, होता ये है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लो ग्रेड ट्यूमर की बात करूं जो आंखों में होता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली कि वो आंखों के अंदर होता है, हमारी जो आंखें हैं उनकी नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, उसके ट्यूमर्स इट्स अ लो ग्रेड ट्यूमर। अच्छा, अब
कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनको सालों से सिम्टम्स हैं, यानी उनकी आईसाइट आहिस्ता 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 वीक हो रही है, वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए, वो इवैल्यूएट नहीं कर पाए इस चीज को। देन फाइनली सम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैड एन MRI ब्रेन, और उसमें पता चला कि ऐसे होते हैं कि वो सो के उठते हैं तो उनकी एबनॉर्मल आई पोजीशन हो रही होती है, थोड़ी सी ब्रॉड आई। ये भी एक देखो, ये भी एक सिम्टम है, लेकिन अगर फौरन ऐसा हुआ कि कल थे सही और आज कोई और सिम्टम्स डेवलप हो गया, ये एक हाई ग्रेड या हाई मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर की निशानियां हैं जो तेजी से बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट वगैरह भी करवाने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप उसको ये समझे कि नहीं आज तो इसको चक्कर आ रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा नमक घोल के पिला दिया तो ये ठीक हो गया। ये भी लोगों के दरमियान ये है कि ये को सीरियस नहीं लेते, अपनी किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी डॉक्टर नारिन के होम रेमेडीज भी कुछ ऐसे लोगों के लिए होती है जिन लोगों को ब्लड ट्यूमर, आई मीन जो ब्रेन ट्यूमर है, फिजिकली भी वो कितने ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्हें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी टाइम आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, ये भी इश्यूज़ होते हैं। ऐसे में उनको फिजिकली तौर पर अपना लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? देखिए, एज सच कोई होम रेमेडीज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि ब्लड प्रेशर, सो यूजुअली बच्चों के ब्रेन ट्यूमर्स में कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन हो या ब्लड प्रेशर हाई हो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उस वक्त होगा जब वो रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ आएंगे, यानी कि वो ट्यूमर ऐसा है कि उससे जो दिमाग की नालियां हैं जिसमें पानी हमारा सर्कुलेट कर रहा होता है उसको ब्लॉक किया हुआ है। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रही है और हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके तो फौरन ही सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक। तो और उसमें फिर आपको ट्यूमर निकालना पड़ता है, आपको भी शंट डालना पड़ता है, जो एक प्रोसीजर है और जो एक नाली है कि जो दिमाग से पेट में जाती है। अदरवाइज ये सारी चीजें हो गई, डिटेक्ट हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट के साथ जो आपको एहतियात करनी पड़ती है वो ये है कि आपको इन्फेक्शन से दूर रहना पड़ता है, साफ सुथरा खाना खाना है, फिजियोथेरेपी, हाइजीन का ख्याल, फिजियोथेरेपी इज एन इंटीग्रल पार्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। बहुत दफा हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में ये होता है कि अच्छा चलो अभी पहले इनको ट्रीटमेंट दे दो, उसके बाद फिजियो। लेकिन देयर आर मल्टीपल स्टडीज के जिसमें देखा गया है कि वो बच्चे जिनकी फिजियोथेरेपी फ्रॉम द स्टार्ट से, शुरू से ट्रीटमेंट की स्टार्ट होती है और वो जिनकी बाद में होती है, उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें बहुत फर्क होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि न्यूरोफिब्रोमेटाटोसिस जो होता है उसके हवाले से भी कुछ गाइड करें, और ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग जब ब्रेन सर्जरी का नाम सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं, और ये बताएं कि वो कितनी ज़्यादा क्योरेबल है, कितनी ज़्यादा जो है वो कामयाब सर्जरी है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है और वो सर्जरी करवाता है तो किस हद तक कामयाब सर्जरी? पाकिस्तान। दो सवाल तो दो जवाब। सो दूसरा वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन आप जिसकी बात कर रही है सो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस NF1, सो इट इज ऑफ टू टाइप, 1 and 2। सो ये बेसिकली दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई डेटा हमारे पास पाकिस्तान का नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड इज अ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी एसोसिएशन ब्रेन ट्यूमर्स के साथ है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर्स इज ओनली अ पार्ट। ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें प्लैक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास हो सकते हैं, इसमें जिसम पे ब्राउन ब्राउन जैसे कैफे ऑल स्पॉट्स कहते हैं वो पड़ सकते हैं। अगर किसी फैमिली में ऐसी कोई चीज़ है तो उनको कंसर्न डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसमें क्योंकि ये वाले जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनमें आगे मल्टीपल कैंसर्स हो सकते हैं। मल्टीपल कैंसर। और दूसरा ये कि जब आगे उनकी शादियां होती हैं तो वो ये चीज़ ट्रांसमिट भी करते हैं, तो ये चीज़ उनके बच्चों में भी आ सकती है और उनमें भी फिर होगा। अच्छा, इन बच्चों में अगर ब्रेन ट्यूमर्स हों सो दे डू बेटर than the normal thing. That's why I asked you कि सर्जरीज के हवाले से ज्यादातर जो नहीं इसके अंदर जो कैंसर होते हैं वो लो ग्रेड होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमास। वो भी डिपेंड करता है साइट के ऊपर कि जिस जगह पे वो ट्यूमर है उसको जहाँ से भी आप निकालेंगे तो वो अगर कोई ऐसी साइट है कि जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि पेराइटल एरिया है या टेम्पोरल एरिया है, इधर है पोस्टिया फोसा में है, लेकिन ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व नहीं करा, तो सर्जरी बहुत अच्छे से हो सकती है विद मिनिमम कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर इन जनरल हम सर्जरी की बात करें, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत दफा पेरेंट्स के बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों के पास हो जाते हैं तो कहते हैं आपकी सर्जरी होगी, नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। बट ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। प्लीज मतलब इस चीज को दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि प्लीज सर्जरी कराएं।
क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। डॉक्टर नौरीन, हमारा मकसद भी ये है कि हम लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं इन तमाम तरह प्रॉब्लम्स के हवाले से ये हम दूर कर सकें। और जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर मंथ भी मनाया जा रहा है, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, और अनफॉर्चुनेटली कि हम लोगों ने आज बात भी ब्रेन ट्यूमर के हवाले से की है, तो बड़ी ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू है जो लोगों के बारे में समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। आप मज़ीद क्या समझते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो हर शख्स को ब्रेन ट्यूमर के हवाले से पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है और आपको आइडेंटिफाई करना है सडनली, जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी फैमिली में किसी को ट्यूमर नहीं होता और बेबी के अंदर ये ट्यूमर होता है, किस तरह से आप पता कर सकते हो कि बेबी को ट्यूमर है और इमीडिएटली सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपसे बताया ना कि एज के हिसाब से डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो जितना छोटा बच्चा होगा उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। लाइक वी हैव चिल्ड्रन के जिनको सिर्फ इरिटेबिलिटी थी, यानी रोए जा रहे थे, सीजर्स हुए, वॉमिटिंग हुई, इस तरह छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स होते हैं। एक बच्चा हमारे पास आया था विद ब्लाइंडनेस, उसको बिल्कुल नजर खत्म हो गई थी, तो पता चला कि जी दिमाग में ट्यूमर है। फिर एक आया था बड़े सर के साथ, ठीक है, तो ये सिम्टम्स है जो शुरू में हो सकता है। अच्छा, अगर आप आगे की जो स्कूल एज बच्चे हैं, जैसे 4 साल है, 5 साल है, 7-8 साल है, उन बच्चों में जैसे मैंने आपसे कहा सबसे कॉमन जो ट्यूमर्स हम देखते हैं वो है मेडुलोब्लास्टोमा। ऑल्दो इट्स नॉट द कॉमनेस्ट, बट एज ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा हम मेडुलो देखते हैं। और ये होता है बैक साइड पे। इसमें ज्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये आपकी दिमाग की नालियों को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से दिमाग का प्रेशर बढ़ता है। तो आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, हेडेक्स हो सकते हैं, एंड आपकी चाल में लड़खड़ाहट आ सकती है। तो ऐसे में सबसे पहले जाकर आपको टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर, ताकि वो एक प्रॉपर टेस्टिंग कराए। बहुत जगह पे सीटी स्कैन हो जाता है, लेकिन सीटी इज अच्छा मोडालिटी बट नॉट। डॉक्टर नौरीन, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बहुत सारे लोग जो हैं इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को और साइन एंड सिम्टम्स को जोड़ देते हैं माइग्रेन के साथ। तो मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि माइग्रेन एक अलग पार्ट है और ब्रेन ट्यूमर एक अलग पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है मगर वो क्या कर रहे होते हैं कि माइग्रेन की डायग्नोसिस होती है, माइग्रेन की दवाइयां खा रहे होते हैं, तो उस हवाले से मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस। ठीक है, उसमें एक तो चीज ये है कि हम एज अ पॉपुलेशन सेल्फ मेडिसिन बहुत करते हैं, बट माइग्रेन और एक ब्रेन ट्यूमर का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर्स में अमूमन जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं सुबह के टाइम आपको सबसे ज्यादा फील होता है। फॉर एग्जांपल कोई उठ रहा है, कोई बच्चा उठ रहा है या बड़ा उठ रहा है, सुबह उसको मॉर्निंग हेडेक्स बहुत ज्यादा होंगे, वॉमिटिंग होगी। सही। माइग्रेन में लेटर ऑन द थक जाते हैं, लाइट बहुत ज्यादा तेज लगती है, आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर लेटर ऑन द डे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौरीन हमारे साथ थी, मौजूद थी और बहुत ज़्यादा मुफीद उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने, और आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस गई होगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ हो। बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस जो कि हमें भी मिल रही है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे काफ़ी हद तक फायदा हो। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह कल कुछ नए डॉक्टर्स के साथ हम आएंगे, लेकिन बात होगी चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से ही। तो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।